नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 और उसके बाद की घटनाओं की। हालांकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में विस्तृत विवेचन कर लिया था और उसी से संबंधित विभिन्न अन्य जानकारियों को यहाँ समाहित करते हुए गोलमेज सम्मेलन और उसके बाद के परिदृश्य को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो गोलमेज सम्मेलन क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत के उत्तरदायी शासन के संबंध में भारतीयों के लगातार प्रयास रहे और इन प्रयासों में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को संतुष्ट करना चाहती है। और संतुष्ट करने का मतलब ये है कि प्रशासन में उनकी क्या भूमिका हो, शासन में उनको कितने अधिकार दिए जाएं। इस संबंध में डिस्कशन के लिए अंग्रेज़ों ने लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन कराया और इन 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन 1930, 31 और 32 में किया गया। इन सम्मेलनों में जो भारतीयों को आमंत्रित किया गया वो दलवार बुलाया गया, अर्थात मुस्लिम लीग का भी प्रतिनिधित्व होगा, हिंदू महासभा का भी प्रतिनिधित्व होगा, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व होगा। तो इस तरह से गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और मुख्य बात यह है कि इन गोलमेज सम्मेलन में जो वहाँ के शासन प्रधान हैं, अर्थात जिसे हम प्रधानमंत्री कहें, रैमजे मैकडोनाल्ड, वो वहाँ पर उपस्थित हैं, वो अध्यक्षता करते हैं इन गोलमेज सम्मेलनों की। और जो सम्राट हैं जॉर्ज पंचम, वो इसमें उद्घाटन करते हैं। तो इसका मतलब भारतीयों को ये समझिए कि एक सम्मानपूर्ण दर्जा देते हुए उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाने की कोशिश है। हालांकि ये सफल नहीं हो पाए क्योंकि भारतीय दल जो थे बड़े बिखराव की स्थिति में थे, बहुत सारे विवाद थे इनके मन में और इस वजह से गोलमेज सम्मेलन में बहुत आपाधापी रही और कुल मिलाकर ब्रिटिश सरकार भी ज़्यादा कुछ देने के मूड में थी नहीं। केवल एक तुष्टीकरण या संतुष्टीकरण का एक झूठा सा प्रयास दिखाई देता है। फिर भी हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है गोलमेज सम्मेलनों के बारे में और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के बारे में। देखिए, 1930 से महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, ये पहला गोलमेज सम्मेलन था और सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आयोजित हुआ। और निश्चित सी बात यह है कि इस पहले गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि गांधी का आंदोलन चल रहा है भारत में, तो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में ये गोलमेज सम्मेलन हुआ और मैं आपको बताऊं, तीनों गोलमेज सम्मेलन यही हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की। इसी के साथ आपको बताएं कि जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुए तो उनका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया, जो इस समय ब्रिटिश सम्राट थे। इन्होंने उद्घाटन किया, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की और भारत से पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर 89 भारतीय प्रतिनिधि थे। आपको बताएं 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और 89 प्रतिनिधियों में भी 13 जो थे वो ब्रिटिश दलों के थे। तो कुल मिलाकर ओरिजिनली 76 भारतीय लोगों ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इन गोलमेज सम्मेलनों में कॉमन चीज़ों में आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो बहुत फेमस लोग हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में क्योंकि कांग्रेस की विशिष्ट भूमिका नहीं रही, कांग्रेस की उपस्थिति नहीं रही और कांग्रेस के बिना, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ा दल है, बाकी सारे दलों को मिलाकर भी उतने सदस्य शायद नहीं होंगे जितने अकेले कांग्रेस के पास थे। तो कांग्रेस की मुख्य भूमिका को स्वीकार करते हुए ये माना गया कि कांग्रेस के आगमन पर ही गोलमेज सम्मेलन सफल होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में पहले गोलमेज सम्मेलन का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया।
अब ब्रिटिश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो, उनके प्रतिनिधि भी आएँ और बातचीत करें। इसके लिए गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने की एक कोशिश की जाए, उनकी बातों को मान लिया जाए और किसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त होगा तो गांधी या गांधी के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और बातचीत आगे बढ़ पाएगी। तो इस कोशिश में यहाँ पर एक समझौता किया गया और उस समझौते को गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। अब देखिए, गांधी इरविन समझौते के बारे में डिस्कशन करते हुए हम तात्कालिक विश्व की कुछ परिस्थितियों को देख लेते हैं कि क्यों ब्रिटिश सरकार यहाँ पर समझौता करने के लिए बाध्य है। देखिए, 1929 से 32 का दौर, 1929 से 32 का दौर विश्व इतिहास में, यूरोपियन इतिहास में, अमेरिकन इतिहास में आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। और इस आर्थिक मंदी में क्या परिस्थितियां हैं? इस आर्थिक मंदी में सभी देश बहुत दबाव में हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिटलर, मुसोलिनी दोनों का यहाँ पर प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और इससे भयभीत स्थिति में हमको दिखाई देते हैं ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश। और यहाँ आर्थिक मंदी के दबाव में कोई भी ये नहीं चाहता कि उनके खिलाफ इस तरह का कोई आंदोलन विकसित हो जहां उनका माल बिकना बंद हो जाए, उनके व्यापार को हानि पहुंचे। और व्यापार को हानि पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि उस राष्ट्र का विश्व परिदृश्य पर कमज़ोर हो जाना। तो ब्रिटेन बिल्कुल नहीं चाहता है कि गांधी का जो आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाए, गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। और यदि वो बहुत बढ़ गया तो होगा क्या कि फिर वही स्वदेशी की मांग होगी, बहिष्कार की बातें की जाएंगी। और यदि विदेशी माल बिकना बंद हो गया, अर्थात इंग्लैंड का माल बिकना बंद हो गया, तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत ट्रबल हो जाएगी और विश्व परिदृश्य में ब्रिटेन, इंग्लैंड बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार वहाँ से डिमांड करती है कि आप जो भी शर्तें हैं गांधी की वो आप मान लीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कराने का प्रयास कीजिए। ठीक है। अब इस गांधी इरविन समझौते में मुख्य भूमिका तेज बहादुर सप्रू और एम जयकर की स्वीकार की जाती है। किनका योगदान रहा? तेज बहादुर सप्रू, जिनका नाम पहले भी हम ले चुके हैं इस क्लास में, और एम जयकर, इन दोनों के प्रयास से गांधी इरविन समझौता अस्तित्व में आएगा। और इस समझौते का जो प्रारूप था वो हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया। इस नाम को भी आपको याद रखना है, हर्बर्ट इमर्सन। इन्होंने इस प्रारूप को तैयार किया और प्रारूप को तैयार करने के बाद जब गांधी और इरविन के मध्य, इरविन उस समय वायसराय हैं, गांधी के साथ समझौता कर रहे हैं, और जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो इरविन ने कहा कि बताइए गांधी जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड्स क्या है? तो गांधी जी ने कहा कि हमने जहाँ से आंदोलन स्टार्ट किया था, हमारी तो एक तो मांग ये थी कि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को लौटा दिया जाए, या नमक के मूल्यों को कंट्रोल करते हुए ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त किया जाए। तो यहाँ पर गांधी की पहली बात को मान लिया गया कि नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को लौटा दिया जाएगा। और इसी के साथ गांधी की जो सेकंड मांग थी वो ये थी, जो अहिंसक मामलों में बंदी बनाए गए लोग हैं उनको भी मुक्त कर दिया जाए, जेल से बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अहिंसक मामलों में जो बंदी बनाए गए लोग थे उनको भी मुक्त करने का आश्वासन इरविन ने दे दिया। ये दो मुख्य बातें। अब इरविन इसके बदले में क्या चाहते हैं? तो इरविन ने कहा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को रद्द कीजिए, ये हमारी मांग है। समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की डिमांड की गई और इसके बाद डिमांड की गई कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लें। अर्थात गांधी की मांग, नमक बनाने का कानून जो है वो भारतीयों के हक में चला जाए, नमक बनाने का अधिकार भारतीयों को मिले, और अहिंसक मामलों में जो कैदी हैं उन्हें मुक्त किया जाए और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए। ये इरविन की डिमांड है
और गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भाग ले, इस तरह की डिमांड इरविन ने रख दी। और आपको बताएं ये समझौता हो गया। इस समझौते का क्या प्रभाव है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी को यहाँ रोकना पड़ेगा और अब वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और डिस्कशन साथ में अटैच करते हैं। उस गोलमेज सम्मेलन से पहले क्या हुआ, क्योंकि ये मार्च बड़ा फेमस रहा है, और मार्च से भी पहले एक घटना को और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद, हम लोग जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो HRA और HSRA में मुख्य भूमिका में थे, जिन्होंने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई, उसके बाद सैंडर्स की हत्या, और कुल मिलाकर प्रत्येक उस घटना में जो क्रांतिकारियों द्वारा 1924-25 से लेकर 30 तक की गई, उसमें मुख्य भूमिका में चंद्रशेखर आज़ाद थे, परंतु वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो यहाँ पर ये इलाहाबाद में जो अल्फ्रेड पार्क है, उस अल्फ्रेड पार्क में पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई, और उस भिड़ंत में चंद्रशेखर आज़ाद के पास एक गोली बची तो उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, अर्थात अपनी गोली से अपनी मृत्यु को उन्होंने अंजाम दिया। और ये घटना 27 फरवरी 1931 को हुई। इसी के साथ हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1931 का डे डिसाइड हुआ था। 23 मार्च 1931 को राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, क्योंकि 5 मार्च को ये समझौता हुआ है तो इसके बारे में बहुत डिस्कशन किया जाता है। आपको बताएं 23 मार्च 1931 वो दिन जब राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी दे दी गई लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। यहाँ पर यह डिस्कशन किया जाता है कि महात्मा गांधी ने इरविन से बात करके इनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह की स्वतंत्रता या यूं कहिए निष्कासन या दंड माफ़ी के लिए महात्मा गांधी ने कोई प्रयास क्यों नहीं किया, ये आज भी महात्मा गांधी की आलोचना का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक हम लोग समझ पाते हैं वो ये कि जब गांधी का आदर्श ही सत्य और अहिंसा है तो निश्चित रूप से वो एक हिंसक व्यक्तित्व के साथ जाने में शायद उनके जो सिद्धांत है वो आड़े आए, और इस वजह से गांधी ने इनको सपोर्ट नहीं किया और इन 3 महापुरुषों को, महान व्यक्तित्वों को फांसी की सज़ा दे दी गई। अभी भी ये मार्च की घटनाएं समाप्त नहीं होती है, और इंटरेस्टिंग ये कि मार्च में ही आपको बताएं, इसी मार्च में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पहली बार मार्च के महीने में, मार्च 1931 में कराची अधिवेशन। यदि आपको याद होगा तो मैंने कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में डिस्कशन में बताया था कि 1885 से लेकर और 1929 तक कांग्रेस के सारे अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुए। 1930 पहला वो वर्ष था जब कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1931 वो पहला वर्ष था जब कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर के महीने में नहीं हुआ, उससे बहुत पहले मार्च में हुआ, और मार्च 1931 में ये कराची अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन संपादित हुआ। इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की वल्लभ भाई पटेल ने। इम्पोर्टेंट बात, वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर अध्यक्षता की है, और पहली बार डिमांड की गई मूल अधिकारों के प्रश्न पर मूल अधिकार और आर्थिक सुधार, मूल अधिकार और आर्थिक सुधारों का प्रस्ताव पारित किया गया। और इस अधिवेशन में जब गांधी भाग ले रहे हैं तो वहाँ पर गांधी का विरोध हो रहा है, और विरोध किस बात को लेकर हो रहा है कि जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि गांधी ने इरविन के साथ समझौते में इन लोगों की रिहाई की बात नहीं की, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की रिहाई की बात नहीं की। इसलिए गांधी से लोग बहुत नाराज़ हैं, और जब गांधी से बार बार पूछा गया कि उन्होंने इरविन से इस संबंध में उनकी रिहाई के बारे में बात क्यों नहीं की, तो गांधी अपनी बात पर अडिग रहे। उन्होंने कहा गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं। यहाँ पर आपको इस लाइन को कोट करना है, गांधी मर सकते हैं, गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद नहीं।
ये महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में कहा, किस अधिवेशन में कहा, तो आपको ध्यान रखना है ये गांधी जो कराची अधिवेशन में गए हैं कांग्रेस के, वहाँ पर उन्होंने कहा कि गांधी मर सकते हैं, गांधीवाद नहीं। इसका मतलब गांधी अपने सिद्धांतों के खिलाफ किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये 1931 का संदर्भ हमारा कंप्लीट होता है और यहीं पर हम अटैच कर लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन को। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। कहाँ हुआ तो अब बताने की आवश्यकता नहीं है। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। और इसमें जाएंगे महात्मा गांधी भी। आपको बताएं इस अधिवेशन में, इस गोलमेज सम्मेलन में, इस गोलमेज सम्मेलन में 111 लोगों ने भाग लिया और 111 लोगों में कांग्रेस का प्रतिनिधि कौन था? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी गए वहाँ पर SS राजपूताना जहाज से। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गांधी किस जहाज से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो SS राजपूताना नाम के जहाज से ये गए। और इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अंबेडकर ने जो भाग लिया है वहाँ पर वो SS कॉन्टेरोसो, SS कॉन्टेरोसो नाम के जहाज से अंबेडकर भी वहाँ शामिल हुए हैं। और जब ये लोग पहुँचे तो लोगों के लिए महात्मा गांधी अपने आप में एक विचित्र अनुभव थे, एक ऐसे विचित्र व्यक्तित्व थे जिन्हें देखना अपने आप में लोगों के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि अर्धनग्न फ़कीर की तरह ये वहाँ गए हैं। और किस तरह से आप एक पिक्चर बना के देखिए मन में कि कैसे महात्मा गांधी एक महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिखाई देते होंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन में आपको बता दें कि जब ये वहाँ गए हैं तो फ्रैंक मॉरिस नाम के एक पत्रकार ने, फ्रैंक मॉरिस नाम के पत्रकार ने इन्हें अर्धनग्न फ़कीर कहा। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर कहा किसने? फ्रैंक मॉरिस ने कहा। ब्रिटिश नागरिक पत्रकार थे, इन्होंने, फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनग्न फ़कीर कहा महात्मा गांधी को। और आपको यहीं बता दें कि यहाँ पर विंसेंट चर्चिल जो आपको पता है कि बाद में प्रधानमंत्री भी बने, इन्होंने महात्मा गांधी को देशद्रोही फ़कीर कहा, देशद्रोही फ़कीर। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि देशद्रोही क्यों कहा। देखिए, देश इस समय किसका है? इस समय हम गुलाम हैं और अंग्रेज़ों का देश है, ब्रिटिश साम्राज्य का देश है। तो उनके लिए तो उनके प्रति यदि देशभक्ति की भावना हम लोग नहीं कर रहे हैं, उनके प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना विकसित नहीं कर रहे हैं, या उनके प्रति हम समर्पित नहीं हो रहे हैं, समर्पण नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हमको क्या कहेंगे? हमको देशद्रोही कहेंगे। तो विंसेंट चर्चिल ने महात्मा गांधी को देशद्रोही फ़कीर कहा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ। इस गोलमेज सम्मेलन में बहुत सारे डिस्कशन हुए, परंतु सांप्रदायिकता का जो मुद्दा था, मैं आपको दो मुद्दों की बात करूंगा। एक तो अंबेडकर जो है वो लगातार डिमांड कर रहे थे, अंबेडकर के ब्रिटिश साम्राज्य के लोगों के साथ अच्छे संबंध हो गए थे। उन्होंने भारत में जो शूद्र हैं या यूं कहिए जो दलित जातियां हैं, उनकी विपरीत स्थितियों के बारे में बहुत डिस्कशन किया और कहा कि हमारे लोग बहुत बुरी स्थिति में हैं और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हमें भी इस तरह का अवसर मिलना चाहिए कि जहां जैसे मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला है चुनाव में, ऐसे ही हमारे लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और इस रिजर्वेशन की डिमांड लगातार चल रही थी और वहाँ पर अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी ये डिमांड की। अब उस डिमांड को माना जा सकता था, संभावना हो गई थी, और साथ में सांप्रदायिकता का मुद्दा बड़ा हावी हो रहा था क्योंकि मुस्लिम लीग भी वहाँ पर थी। तो इन सारे विवादों के बीच और मूलतः अगर बात करें तो सांप्रदायिक मामलों के कारण जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब देखिए, महात्मा गांधी गए हैं, महात्मा गांधी को बड़ी हौप थी, उम्मीद थी, वो अपने आंदोलन को पैक करके गए हैं और वहाँ पर अगर उनका जो भी
विचार है वो नहीं सुना गया या उनकी बात को नहीं स्वीकार किया गया और सारे के सारे मामले उलझे के उलझे रह गए और कोई निष्कर्ष जब नहीं निकल पाया तो महात्मा गांधी को बहुत निराशा हुई। गांधी दोबारा आए भारत में और जब दोबारा आए तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें उनके पास कोई विकल्प नहीं है गांधी के पास। उन्होंने फिर से अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रीस्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं आपको बता दूं, एक ही बार में हम इस बात को कंप्लीट करेंगे। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 31 में इन्होंने ड्रॉप कर दिया। 31 में इन्होंने ड्रॉप कर दिया गांधी इरविन समझौते की वजह से, और 1932 में इसको रीस्टार्ट करना पड़ा। ये यहाँ पर ड्रॉप किया इन्होंने, यहाँ पर रीस्टार्ट करना पड़ा इनको, और 32 में जब इनको रीस्टार्ट कर दिया इन्होंने तो 1933 तक आते आते इन्होंने इसे व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिया। आपको बता दें व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1933 में। ठीक है, अब व्यक्तिगत क्यों? क्योंकि अब गांधी के पीछे बहुत लोग नहीं हैं। जिस तरह का सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले चला, पहले जिस तरह का क्राउड था, भीड़ थी, लोगों का समर्थन था, वो सारा चला गया और जो उनके साथी विश्वस्त नेता थे उन लोगों का भी विश्वास गांधी पर से हट गया कि उनका जो डिसीजन था एक बार आंदोलन को कैंसिल करने का वो संभवतः ठीक नहीं था। तो यहाँ पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1933 में स्टार्ट किया गया। कुछ दिन आंदोलन को स्थगित भी रखा गया और 1934 में इसे टोटली पैक कर दिया गया। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी फॉर्मेट से पूरी तरह से ऑफ कर दिया गया। और यहीं एक और महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस कब छोड़ी? तो 1934 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। और ये एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि इसके बाद वो कांग्रेस के कभी भी औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। हालांकि उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया, घटनाओं में शामिल हुए, कांग्रेस की नीतियों को बनाने में अपनी भूमिका भी अदा की, परंतु गांधी जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है। औपचारिक रूप से गांधी अब कांग्रेस के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का चार्ट भी यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लेना है। और बात कर लेते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन आपको पता है, जब इतना कंट्रोवर्शियल हो गया था, गांधी दोबारा भाग नहीं लेंगे, कांग्रेस दोबारा भाग नहीं लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया है। जब कांग्रेस भाग नहीं लेगी तो गोलमेज सम्मेलन की जो उपादेयता है, यूटिलिटी है, उपयोगिता है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर केवल 46 सदस्यों ने भाग लिया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल 46 लोगों ने भाग लिया और इसका आपको विशेष महत्व रह नहीं गया। और गांधी के प्रति जो जिसे कहते हैं कि नफ़रत, वो अंग्रेज़ों के मन में, भारतीयों के मन में जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई। कैसे ज़्यादा हो गई? यहाँ दो परिभाषाओं से मैं बात को समाप्त करूँगा। आपको बताएं, तात्कालिक वायसराय जो थे विलिंगटन, इन विलिंगटन ने कहा कि यदि गांधी नहीं होते तो दुनिया कितनी खूबसूरत होती। विलिंगटन गांधी से इतनी नफरत करते हैं। चर्चिल के बारे में मैं आपको 1942 के संदर्भ में बताऊंगा, भारत छोड़ो के बाद, कि चर्चिल कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं महात्मा गांधी से। फ़िलहाल आपको याद रखना है कि विलिंगटन जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि गांधी नहीं होते तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती। और यहाँ पर अंबेडकर का एक कथन भी आपके लिए जानने योग्य है। B.R. अंबेडकर ने ये कहा कि गांधी जो है वो क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं किंतु परिवर्तन नहीं करते। गांधी क्षणिक भूत की तरह धूल उड़ाते हैं, हालांकि इतना शोर मचता है, बोले इतना सारा शोर मचता है कि जाने बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएंगे, किंतु स्तर नहीं उठाते, परिवर्तन नहीं करते हैं। B.R. अंबेडकर का कथन है। और इसी वजह से अंबेडकर जब इनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने दलितों के लिए उस मांग को लगातार जारी रखा कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, निर्वाचन में पृथक क्षेत्र मिलने चाहिए, और वो डिमांड उनकी सक्सेसफुल हुई। और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि रेंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। क्या था सांप्रदायिक पंचायत?
क्या घोषणा थी, किस तरह से दलितों को रिजर्वेशन देने की बात की गई, तो वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से 1930 से 32 में, या यूं कहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति का दौर या गोलमेज सम्मेलनों का ये दौर संपादित हुआ। नेक्स्ट क्लास में आगे की बातचीत जारी रहेगी। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।